अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मीट स्टार साइंटिस्ट की न्यू एपिसोड में खुश आमदीद। मेरा नाम अहमद बुखारी है। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस शो को देख रहे हैं तो हमारे शो का मकसद उर्दू ज़ुबान के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए हम इस प्रोग्राम के अंदर जो हमारे स्टार साइंटिस्ट हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड उनको इनवाइट करते हैं और उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं ताकि आप लोग उनसे इंस्पिरेशन ले सकें। अगर तो आपने अगेन हमारी सीरीज को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ दूसरी जो एपिसोड हैं जो हमने पहले किए उनको भी देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हमारी जो एपिसोड है वो भी आप देख सकें। और उसके अलावा जो हमारे जो जो ट्यूटोरियल्स और जो दूसरी सीरीज हैं उससे भी फ़ायदा ले सकें जी। चलते हैं जी अपने आज के मेहमान साइंटिस्ट की तरफ। तो हमारी ऑनर है और बड़ी खुशी है कि हमारे साथ MIT से डॉक्टर कासिम बुखारी साहब मौजूद हैं। तो कासिम बुखारी साहब, खुश आमदीद प्रोग्राम में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ी मेहरबानी आपने टाइम निकाला। आई नो यू आर ए बिजी बहुत पर्सन। बहुत शुक्रिया अहमद भाई। आपकी नवाजिश के आपने इनवाइट किया और बहुत खुशी हुई। जी। तो जैसे मैं बता रहा था कि हम हमारा मेन मकसद जो है इस प्रोग्राम का कि आपका जो स्टार साइंटिस्ट को बुलाएं, एक तो उनको इंट्रोड्यूस करवाएं और दूसरा ये है कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा जो साइंस का पहलू है, जो साइंस का जो पार्ट है, किस तरीके से वो रिसर्च करते हैं उसको आसान ज़ुबान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस जो पैगाम है, मैसेज है, उसको स्प्रेड करें ताकि हमारे पूरे उर्दू ज़ुबान, उर्दू बोलने वाले और स्पेशली जो हमारे पाकिस्तानी बंदे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस मैसेज को अंडरस्टैंड कर सकें और फिर आपने जो है ना वो प्लान कर सके उसे। तो सबसे पहले बुखारी साहब अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप किधर से बिलोंग करते हैं और इधर तक कैसे पहुंचे। मेरा ताल्लुक कराची से है और मेरा जो अंडरग्रेड था वो एनईडी यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था। उसके बाद जैसे ही मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई, मुझे इरास्मस मुंडस से स्कॉलरशिप मिल गई थी। उसके बाद जैसे ही मेरी इंजीनियरिंग, तो तकरीबन 2 साल की वो स्कॉलरशिप होती है जिसके अंदर वो मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर आपको लेके जाते हैं, जहाँ पे आप एक-एक सेमेस्टर मुख्तलिफ कंट्रीज़ में पढ़ते हैं स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। तो मेरा अच्छा। जो प्रोग्राम था वो सीमेट नाम था, वो इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर साइंस के हवाले से था। तो उसके ऊपर मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। मास्टर्स के अंदर जो थीसिस था वो हमारे लिए चॉइस थी कि हम उसको कहीं भी ले सकते थे, कंसोर्शियम से बाहर भी। तो उसको फिर मैंने कंसोर्शियम से जो बाहर ईटीएस ज्यूरिख थी वहाँ पे मैं थीसिस करने के लिए पहले आया, मास्टर थीसिस करने। और उसके बाद थीसिस करने के बाद मुझे बेसिकली वो एनवायरनमेंट और ईटीएस ज्यूरिख इटसेल्फ इतनी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी कि मैंने सोचा कि अगर पीएचडी करना है तो फिर यहीं से करना है, वरना फिर उससे बेहतर बंदा इंडस्ट्री मूव हो जाए। तो फिर मैंने पीएचडी के लिए सिर्फ ईटीएस ज्यूरिख में ही अप्लाई किया माशाल्लाह। और सिर्फ एक ही जगह अप्लाई किया। एक्चुअली एक टाइम के ऊपर बिल्कुल जो है ना, मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे चेक करना चाहिए कि मैं फ्रांस और जर्मनी के कुछ कंट्रीज के अंदर अप्लाई करके देखूं पीएचडी के लिए कि कैसा रहता है। तो मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ अप्लाइंग एप्लीकेशंस डाली और जवाब धड़ा धड़ आना शुरू हो गया। तो मैंने कहा वाओ, सो चलो फिर मैं आई कैन जस्ट रिलैक्स, और अगर ईटीएस ज्यूरिख से कोई पॉजिटिव जवाब आता है तो फिर मैं उसका इंतजार करूंगा, और नहीं आता तो फिर कुछ और सोचेंगे, इसे लेके कहीं और तो पीएचडी वैसे ही मिल जाएगा। तो बिल्कुल वो सही। फिर मैंने आखिरी वक्त तक इंतजार किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ईटीएस ज्यूरिख से मुझे पीएचडी ऑफर हुई, तो वो मैंने फौरन एक्सेप्ट करी। फिर 5 साल 6 साल ईटीएस ज्यूरिख में पीएचडी किया। इस दौरान हार्वर्ड में मेरा एक चक्कर लगा था, एक छोटा सा रिसर्च विजिट। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जाके इन पेन लैब के अंदर एक काम था, तो उस चक्कर में थोड़ा सा एक यूएस का विजिट लगा था। तो यूएस इट्स जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा मुसलमानों के लिहाज से रहने के लिए, ख़ास तौर पे जब आप स्विट्ज़रलैंड से आ रहे हो तो ऐसा लगता है वाओ, यहाँ पे इतनी सारी मसाजिद वगैरह और बाकी सारी चीज़ें, मुस्लिम कम्युनिटी, उर्दू बोलने वालों की कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर सोचा कि पीएचडी के बाद अगर पोस्ट डॉक करना ही है तो सिर्फ एमआईटी में ही अप्लाई करेंगे, और फिर मैंने सिर्फ एमआईटी में अप्लाई किया, मैंने कहीं और अप्लाई ही नहीं किया पोस्ट डॉक के लिए। तो वो फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो एमआईटी के अंदर पोस्ट डॉक भी आसानी से हो गया, और यही जर्नी है मेरी सही। बेसिकली।
बेहतरीन बेहतरीन माशाल्लाह, बड़ी इंस्पिरेशनल जर्नी है। अच्छा, थोड़ा सा इसको मैं पीछे जाता हूँ ताकि समझाने के लिए जो बंदे हमें देख रहे हैं। तो आपने एनईडी यूनिवर्सिटी से जो है अपना जो बीएस किया और इंजीनियरिंग के अंदर, और फिर आप यूरोप में किन दो मुल्कों में रहे, किस किस जगहों पे आपने किया? आपके मैं देख रहा था कि आपने मास्टर्स जो है ना, दो मास्टर्स किए, और किन किन कंट्रीज थे वो? सो इरास्मस मुंडस का जो मेरा प्रोग्राम था उसके अंदर मैंने एक्चुअली 3 मुल्कों से अलग-अलग सेमेस्टर्स किए थे। अच्छा। पहला सेमेस्टर था फ़िनलैंड के अंदर, फिर दूसरा हम्म। स्पेन में। बीच में एक इंटर्नशिप का ऑप्शन था जिसके अंदर उन्होंने हमें ये कहा था कि अगर आप पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं समर वेकेशन में तो पाकिस्तान चले जाएँ, वरना आप जी। इंटर्नशिप करना चाहें तो यूरोप में कहीं पे भी इंटर्नशिप कर लें। तो मैंने अच्छा। इंटर्नशिप कर ली थी जर्मनी के अंदर, फिर 3rd सेमेस्टर मैंने पकड़ा नॉर्वे के अंदर, और फाइनली जो फाइनल सेमेस्टर जिसके अंदर हमें थीसिस वर्क करना था वो मैं स्विट्ज़रलैंड आया था। तो मैं बेहतरीन। बेसिकली जो पूरा का पूरा 2 साल था उसके अंदर हर जगह पे घूमते मूव ही होता रही। रहा। अच्छा अच्छा, सही है। जो जिनको नहीं पता, एरास्मस मंडस बड़ा एक प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप होता है यूरोप के अंदर, जिसके अंदर बेसिकली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो, इनको जो यूरो कंट्रीज हैं उसके अंदर वो डिफरेंट, जैसे जैसे बुहारी साहब ने बताया कि उनकी वो डिफरेंट कंट्रीज में गए थे, तो वो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो अपनी जो स्टडीज जो है ना वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ठीक हो गया जी। तो ज्यूरिच का जो आपका जो ईटीएच का इन्वायरमेंट था, वो तो डेफिनेटली एक वन ऑफ द बिग नेम है। और आई थिंक आइंस्टाइन ने भी कुछ टाइम उधर गुजारा है। मैं उनकी एक मूवी देख रहा था उसकी जो, तो वो उसका उसका इन्वायरमेंट कैसा है ओवरऑल ज्यूरिच का? ईटीएस ज़्यूरिख का एनवायरनमेंट बहुत क्लास का है, मतलब उनके पास फंडिंग की कभी कोई कमी नहीं होती। अगर आपके पास आई कोई सी। आइडिया है तो हम्म। आपका प्रोफेसर उसमें इंटरेस्टेड है, कभी फंडिंग का कोई इशू है ही नहीं, लिटरली। और जो फैसिलिटीज़ हैं वो फुल बेहतरीन, जो है टॉप क्लास हैं। हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। ज़्यूरिख इट्स जो है, मतलब जो शहर है वो खुद ही इतना ऑर्गेनाइज्ड है, फिर यूनिवर्सिटी के अंदर बाकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं। बाकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, क्लीनलीनेस, सफाई, हर चीज़, मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल के ऊपर हैं। शायद अगर उससे कोई चीज़ कंपेयर होती है तो वो समझें जो जापान का जो एक्सपीरियंस है ना, जो कुछ लोगों ने मुझे शेयर किया, मेरा आज तक जापान जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन हम्म। जो लोगों से सुना है वो समझें उस लेवल की जो डिसिप्लिन वगैरह है वो वहाँ पे चल रहा होता है। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा जी, चलिए आपके इंस्टीट्यूट के बारे में भी बात करते हैं साथ साथ, और साथ साथ आपके फोकस करते हैं जी आपके रिसर्च वर्क के ऊपर। तो रिसर्च वर्क के अंदर पहले तो आप हमें बताइए कि आपका क्या काम कर रहे हैं, और लाइक सादे लफ्जों के अंदर, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जो हैं उसको समझ सकें। हम्म। जी। मेरा जो करंट रिसर्च वर्क है वो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के ऊपर है। तो हम लोग उसमें करते ये हैं कि जो साइकेट्री या मेडिकल साइंस के अंदर जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आप कोई भी दवाई किसी मर्ज के लिए दें तो वो ज़रूरी नहीं कि वो उस मरीज के लिए परफेक्ट मैच हो। तो ठीक है। वो उसके ऊपर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मतलब हो सकता है फिर वो दवाई काम ना कर रही हो तो आप यूजुअली दवाई को चेंज करके दूसरी दवाई दे देते हो। सही तो है। ये साइकेट्री में ये वाला मसला बहुत कॉमन है, जो बाकी नॉर्मल हमारे मर्ज़ हैं उनमें इतना नहीं है। पाकिस्तान में जो आपको पता है, जो भी जाए उनको वो सारी वो कॉकटेल दे देते हैं एंटीबायोटिक्स की सारों के ऊपर। वो कोशिश करते हैं कि वो एक ही दवा से जो है ना सारे बंदे ठीक हो, या वो पुराने जमाने में सही होता बात था लाल शरबत या पीला शरबत, वो सारों को वो एक ही दे देते थे। तो सही बात है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जो है, यानी कि हर बंदे के लिए इनफरादी तौर पे उसका जो है उसका इलाज किस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि हर बंदा मुख्तलिफ है, अल्लाह ताला ने हर बंदा मुख्तलिफ बनाया है, तो उसके लिए दवाई क्यों एक बंदे के लिए, सारू बंदों के लिए एक ही दवाई क्यों? बिल्कुल, बिल्कुल। और जी। ख़ास तौर पे इसका जो ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन है वो जो है दिमागी अमराज़ में इसीलिए आती है कि जो दूसरे अमराज़ होते हैं उसके अंदर तो फिर भी एक मेडिसिन काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर लेती है, जी। काफ़ी जी। ब्रॉड उसका एरिया होता है। लेकिन जो हमारे जो ज़हन है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और जी। वो जी। हर इंसान का एक्सपीरियंस और जिस तरह उसका नेटवर्क ब्रेन के अंदर कनेक्टेड है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है किसी भी दूसरे इंसान से। इवन जो साइज़ होते हैं हमारे दिमाग के अंदर मुख्तलिफ रीजन्स के वो भी डिफरेंट होते हैं।
सही है। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसके अंदर ख़ास तौर पे पर्सनलाइज़्ड मेडिसिन इस्तेमाल करी जाए और इसकी ज़रूरत इसलिए भी ज़्यादा है कि जो साइकियाट्रिस्ट होता है, उसको बिल्कुल पता नहीं होता कि कौन-सी मेडिसिन जो है वो काम करेगी। और फिर इसकी हम प्रैक्टिस भी देखते हैं कि जब वो कोई भी एक रैंडम मेडिकेशन स्टार्ट करता है और वो काम नहीं करती है, ज़्यादातर काम नहीं करती, तो उसको वो 6 महीने बाद चेंज करता है। और हुँ, नॉर्मली अगर आपको किसी भी साइकियाट्री के किसी मर्ज़ में आपको इफ़ाक़ा होते-होते तकरीबन 4 से 5 साल लगते हैं। इसलिए कि वो मेडिकेशंस चेंज हो रही होती हैं और आप ये ढूँढते-ढूँढते कि कौन-सी मेडिकेशन आपको सूट करेगी, आप 4 से 5 साल निकाल देते हो। तो मेरा जो काम है वो बेसिकली ये है कि मैं ये आइडेंटिफ़ाई करता हूँ, मशीन लर्निंग वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, डेटा एनालिटिक्स यूज़ करते हैं और फिर ये प्रिडिक्ट करते हैं कि ये जो आदमी है या ये जो मरीज़ है इसके ऊपर कौन-सी मेडिकेशन जो है वो ऑप्टिमल होगी इसके लिए, कौन-सी इसके लिए ठीक सबसे है। ज़्यादा मुफ़ीद साबित होगी। ठीक हो गया। और इसके इससे जैसे आपने बताया कि 2-3 साल लग जाते हैं उसको ट्राई करते-करते, तो उस दौरान ज़ाहिर बात है वो एक केमिकल है, वो एक दवाई है आपके जिस्म में जाएगी तो उसके कोई साइड अगर इफ़ेक्ट्स फ़ायदा भी नहीं हो रहा तो हम ये भी नहीं कह सकते उसका नुकसान नहीं होगा, तो उसका सही बात है। डेफ़िनेटली नुकसान हो सकता है। तो जो आप काम करते हैं वो बेसिकली मशीन लर्निंग और डेटा साइंस से उसके अर्ली आप पता कर लेते हैं कि जो जो आपका समझ लें कि एक अरे ऑफ मेडिसन जो उसका ब्लॉक है, या सादे लफ्ज़ों में हम कहें कि जो 5, 10, 15, 20 दवाइयाँ हैं, उनमें से कौन-सी 1 या 2 दवाई जो है ना, वो बेहतर जो है, इस पे ऊपर काम करने के चांसेस ज़्यादा हैं। बिल्कुल, आई मीन अल्टीमेट गोल तो यही है। जी, जी। पूरी जो मेडिकल फ़ील्ड है उसका अल्टीमेट गोल यही है कि जो सबसे मुफ़ीद दवाई है वो जो है फाइंड आउट करी जाए। लेकिन फ़िलहाल जो रिसर्च है वो इस स्टेज तक पहुँची है कि हम ये फाइंड करते हैं कि जो एक मेडिकेशन हमने ले ली, क्या हुँ, हुँ। ये इस पर्सन के ऊपर इफ़ेक्टिव होगी या नहीं होगी? मतलब उसकी कितनी परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि इफ़ेक्टिव अच्छा, होगी? अगर नहीं होगी ठीक तो है, फिर ऑब्वियसली आप दूसरी को भी आप ट्राई कर सकते हो ठीक या हो गया। एट लीस्ट इसको तो आप हटा सकते हो जो डॉक्टर है। तो ये अर्ली अर्ली पता कर लेते हैं आप ब ब द देने से बंदे को पहले कि देने से बंदे को। पहले अच्छा, देने से ये पहले। यही है ना? अच्छा, ठीक हो गया। तो इसके अंदर क्या किस तरीके से करते हैं? यानी कि इसके अंदर आप कोई प्रोफाइलिंग करते हैं पहले, या किस तरीके का डेटा होता है जिसको लेके उसको पता किया जा सकता है? तो ये वैसे तो डिपेंड करता है कि डिज़ीज़ किस नौइयत की है। जैसे अब मेरा जो काम है वो ज़्यादातर दिमागी अमराज़ से मुतल्लिक़ है। तो उसके अंदर ठीक हो हम गया। लोग जो डाटा सारा का सारा कलेक्ट करते हैं वो सारा का सारा दिमागी अमराज़ का डाटा होता है। जैसे हमारे पास प्रीवियसली बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चनियर्स मौजूद होते हैं जो एक साइकियाट्रिस्ट कलेक्ट करता है जब उसके हुँ, पास कोई भी मरीज़ विज़िट करने आता है। ठीक तो है। वो बहुत सारे सवालात उससे पूछता फॉर है। वो एग्ज़ाम्पल मिर्गी मिर्गी का मर्ज़ कर लो, शिज़ोफ्रेनिया कर लिया, मिर्गी मिर्गी का लोग मिर्गी से बेहतर शिज़ोफ्रेनिया है, राइट? लाइक ठीक है। शिज़ोफ्रेनिया अब उसका एक डायग्नोसिस होना ज़रूरी है, वरना आप उसको ये बता नहीं सकते कि इस इंसान को शिज़ोफ्रेनिया है या इसको ऑटिज़्म है या कोई भी और दिमागी मर्ज़ है या ठीक डिप्रेशन है मे बी या इसको जस्ट हैलुसिनेशन हो रही है, मे बी शिज़ोफ्रेनिया ना हो। तो ठीक अब है। वो जो डायग्नोसिस होता है, वो करने के लिए जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं उनके पास बहुत सारे क्वेश्चनियर्स होते हैं। वो आपसे एक बाकायदा एक बैटरी कहलाती है, इसकी टेक्निकल टर्म होती है बैटरी। हुँ, तो हुँ। लाइक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस वो आपसे फिर कर रहे होते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर एक मैनुअल मौजूद है जिसको DSM-5 करके कहते हैं, ठीक जिसके हो गया। अंदर जो बेसिकली साइकियाट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। और उस मैनुअल की बेसिस के ऊपर फिर वो आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि ये इसको ये वाला मर्ज़ है या इसको कौन-सा मर्ज़ है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी और डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चनियर्स भी होते हैं जो साइकियाट्री के और पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ हिस्सों के मुताल्लिक होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक है नियो का क्वेश्चनियर। अब उसके अंदर पर्सनैलिटी के हिसाब से बहुत सारे नियो पर्सनैलिटी क्वेश्चनियर कहलाता है वो। तो उसके ठीक अंदर है। पर्सनैलिटी की बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तकरीबन 70-80 क्वेश्चंस के अंदर वो बहुत सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट आपके आपके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। इसी तरह और बहुत सारे क्वेश्चनियर्स हैं। तो हमने अच्छा, इस ये तरह के तो बहुत सारे जो है क्वेश्चनियर्स हैं वो कलेक्ट किए हैं और फिर उसको फीड करते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो। अच्छा, ये तो बात है ना अडल्ट्स की, जो बड़े बंदे हैं मेरी तरह के, या बंदे जिनको समझ है वो कर सके। अब देखिए, जो ऑटिज़्म है, ये बच्चों के अंदर स्पेशली अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एक तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो भी एक एक दिमागी मर्ज़ के अंदर ही आता है।
तो अब जो बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज है, इसके ऊपर भी आपने काम किया हुआ है। ये किस तरीके से, मतलब जो बंदा स्लो लर्नर है, या किस तरीके से उसको पता किया जा सकता है, कोई मशीन लर्निंग के थ्रू, या कोई ऐसा कोई इसका है कोई आप आपकी आपकी जो अभी तक जो फाइंडिंग्स हैं क्या कहती हैं? जी, तो उसका दूसरा एक और तरीका हम ये लेते हैं, ये तो सिर्फ वो वाला था जिसके अंदर हम साइकियाट्रिस्ट के जो नॉर्मल क्वेश्चनर्स हैं उनको यूज़ कर रहे थे। हम्म। बाकी जो हम और डेटा हमारी जो कलेक्ट होता है उसके अंदर जो एमआरआई और एफएमआरआई और ईईजी वगैरह ये सारी चीज़ें शामिल है मोडालिटीज़। जी। तो उसके अंदर फिर बच्चों के दिमाग के अंदर जो उनके नेटवर्क जिस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं, वो हम लोग एमआरआई के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उन नेटवर्क्स की बेसिस के ऊपर फिर हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो इससे पहले जो हम हमारी स्टडीज रन होती हैं उसके अंदर हम एक काफी बड़ा कोहॉर्ट लेते हैं जिसके अंदर हमें ऑलरेडी पता हो कि ये वाले बच्चे हैं जिनको ये वाला मर्ज मौजूद है और फिर उनको हम एक दवाई भी देते हैं नॉर्मली इसलिए कि वो ऑलरेडी जो है बिल्कुल रैंडम बेसिस के ऊपर दी जा रही होती है। तो एक साइकियाट्रिस्ट बकायदा बैठ के उनको प्रिस्क्राइब करता है एक पर्टिकुलर मेडिकेशन और फिर वो हम्म। उस स्ट्रीम लाइन के अंदर वो